Hello, hi, good afternoon, everyone. I'm Aditi, your English educator, and welcome to English with English. And I'm assuming कि आज आप यहाँ पे तभी आए हैं अगर आपने JKPSC के बारे में सुना है या फिर आप खुद एग्जाम देकर आए हैं. And the moment I looked at the question paper, it was quite a shocker for me. It was surprising for me, and I was taking my 10:30 a.m. class in the morning. मैं यहीं पर previous year question series ले रही हूँ, and one of the students came and told that JKPSC exam was quite difficult. वो सब UGC नेट के क्वेश्चंस सारे सेट को सॉल्व करके वहां पर गए थे, बट फिर भी उनको वो एग्जाम इतना डिफिकल्ट लगा. डिफिकल्ट से ज्यादा टाइम टेकिंग लगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ा. देन आई ऑल्सो टेक अ फ्यू पेड क्लासेस. तो मैंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा, कुछ उसमें से टारगेट कर रहे हैं JKPSC एग्जामिनेशन को, एंड द मोमेंट आई टॉक टू देम दे ऑल्सो सेड कि ओके टॉपिक्स बहुत डिटेल्ड हैं. अगर आपको लगेगा कि एक स्टेटमेंट सही है तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि दूसरी भी सही है. और ऐसा ही एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न रिसेंटली आपको HPSC में भी देखने को मिला था. इंग्लिश की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही. सेकेंड फेज में कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम शेड्यूल हुए. सो कॉमर्स का और होम साइंस का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उनमें कैसे क्वेश्चंस आए मैंने खुद देखे हैं. आपको वहां पर स्टेटमेंट्स दे दी, स्टेटमेंट 1 2 3 4, एंड ऑप्शंस दे दिए कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, और वो आपको फिर आइडेंटिफाई करना था. अब इन तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, स्पेशली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, सिलेबस बहुत वास्ट है ना, बहुत सारे राइटर्स हैं. तो उन इतने सारे राइटर्स में से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक ही स्टेटमेंट सही है कि दो स्टेटमेंट सही हैं. और जब हम ऐसे एग्जाम्स देते हैं, सेट हो गया, नेट हो गया, या कोई AP रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं जो हमसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. रिसेंटली बस नेट में इस बार आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, और हालांकि मैंने इस पे काफी प्रैक्टिस भी कराई, बट जो JKPSC एग्जाम में देखने को मिले क्वेश्चंस, वो एक ऐसे क्वेश्चंस है कि ग्रंथ लिख दिया किसी ने. काफी टाइम आपको वहां लगेगा. ये अगर आपको इत्मीनान से घर में बैठ के सॉल्व करने हैं, आई फील इट वुड बी अ बिट इजियर फॉर यू. मैं आपको दिखाऊंगी भी क्वेश्चन अभी, बट जब ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में करने पड़ जाए ना, एंड एकदम से आपको देखने को मिले कि द पैटर्न इज बीन चेंज्ड ऑल टुगेदर, तो वो आपके लिए वहां पे काफी सरप्राइजिंग हो जाता है. क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आए कि ग्रंथ लिख रखे हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे डॉन जुआ से क्वेश्चन आया, जहां पे ये नहीं बोल रहे कि इन लाइन का आप मतलब हमें बताओ, ये बोल रहे हैं कि इसके बाद आप अगली लाइन बताओ कौन सी आती है. अब ये अगली लाइन वाला बच्चा, कौन सा बच्चा यहाँ पे चीजें सॉल्व कर सकता है? जो पोइट्री को पढ़ रहा है थोड़ा बहुत, जो डेली बेसिस पे, जो मैं बोलती हूँ कि डेली समरी में आप डेली पोएम्स में आप एक पोएम्स को ऐड कर लो. अगर आप वो चीज कर रहे हो तो ही आप कर पा रहे हो, तो ही आप अपने एक सही आंसर पे यहाँ पे आ पाओगे. सेकेंड यहाँ पे है डिकेंस की नॉवेल्स. हम यहाँ डिकेंस के सारे कैरेक्टर्स को करके जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनकी सारी नॉवेल्स पढ़ते हैं, भैया कौन सी न्यूगेट नॉवल है, कोर्ट ऑफ चांसरी कहाँ देखने को मिलता है, सर्कल ऑफ सर्कमलोक्यूशन का रेफरेंस कहाँ पे है, न्यूगेट नॉवेल्स हमारी कौन कौन सी हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, अलग अलग मनी लेंडर्स नैरेटिव्स की बात करते हैं, जैसे लिटिल नेल वाले चैप्टर में देखने को मिलता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करेंगे, दैट ओके इट स्टार्ट्स विद पिकविक पेपर्स, सैम वेलर बीइंग द सर्वेंट. और अगर फिर आप और डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर आप पढ़ेंगे कि अच्छा, इन वर्क्स के अंदर सीरियलाइजेशन भी है, अलग अलग मैगजीन पीरियोडिकल्स भी है, जैसे ऑल द हाउस होल्ड वर्ड्स हो गया, अलग अलग तरीके के रेफरेंसेस, ऑल द ईयर राउंड हो गया, हाउस होल्ड वर्ड्स, ये दो हमारे मैगजीन पीरियोडिकल्स है जो डिकेंस ने इंस्टॉलमेंट्स में वर्क पब्लिश करा. क्वेश्चन कहां से आ गया? सीरियलाइजेशन से. और इस सीरियलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपसे इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया. अब ऐसे चलते में आप क्या आंसर करेंगे सीरियलाइजेशन पे? ये सीरियलाइजेशन तो पब्लिक रिसेप्शन के अकॉर्डिंग होता है. ऐसा तो है नहीं डिकेंस को मल्टीपल एंडिंग्स निकालनी थी, कोई नैरेटिव अबैंडन करना था इसलिए उन्होंने सीरियलाइजेशन में किया, या कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, या फ्रीडम से रिलेटेड कोई पॉइंटर था. पब्लिक रिसेप्शन के रिस्पॉन्स में कर रहे होंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू कर रहे होंगे, प्लॉट किस तरीके से पेस अप हो रहा है उस तरीके से कर रहे होंगे. फिर क्वेश्चन पूछ लिया टॉनी मॉरिसन का, और जो कि आपके एक नोबेल प्राइज विनर भी है, नोबेल प्राइज आपके अवॉर्डी भी हैं, और उन पूछ लिया कि ये जो यहाँ पे है इनकी जो स्पीच है वेयर शी एम्फसाइज्ड द राइटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी. अब बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट इनके आर्ग्यूमेंट से सेंट्रली कैप्चर कर पा रही है, कौन सी यहाँ पे सही है. अब इसके लिए आपको पता अगर हो कि टॉनी मॉरिसन ने किन किन चीज़ों पर बात करी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका परसेप्शन
क्या है, उन्होंने मेटाफर ऑफ लैंग्वेज पे क्या बात करी, उन्होंने लैंग्वेज को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और द वेरी आइडिया ऑफ लिबरेशन से कैसे कनेक्ट किया। मॉरिसन के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि जो राइटर है उनको इनजस्टिसेस को कन्फ्रंट करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि एस्थेटिक वर्ल्ड में रहे या बुर्जुआजी की बात करें। वो बोलते हैं कि भाई इनजस्टिसेस को तुम कन्फ्रंट करो, लैंग्वेज को तुम प्रिजर्व करके रखो एज अ मॉरल एक्ट। ये इनके कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे रहे हैं। तो अब ऑप्शंस में लिखा है कि राइटर्स एंटरटेन करेंगे या अवॉइड करेंगे मॉरल पॉलिटिकल एग्रीमेंट, कि इनका पर्पस सिर्फ एस्थेटिक है, ये तो यहाँ पे इनका नहीं था। यहाँ पे तो ये बोलते हैं सोशल इनजस्टिसेस को हाईलाइट करो, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी पे आप जा सकते हैं अपने सही आंसर पे। राइटर्स ये नहीं चाहेंगे कमर्शियल सक्सेस प्रायोरिटाइज करें। फिर यहाँ विलियम कॉनग्रीव का लव फॉर लव पूछ लिया, फिर लव फॉर लव से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछ लिए, इनका रेपार्टी, इनके रेफरेंसेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिटेल में पता है रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग यहाँ पे क्या है, विलियम कॉनग्रीव इज नोन फॉर पुटिंग द वेरी एलिमेंट ऑफ लव इन लेयर्स, जहाँ पे आप देखोगे फास्ट पेस्ड एक्शन चलता है, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे डिस्गाइजेस के लिए रेस्टोरेशन कॉमेडी जानी जाती है। तो अगर वैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ दिख जाएगी तो आप कर दोगे उस ऑप्शन को क्लिक, नहीं पता है तो अब अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो है रोमांटिक सब प्लॉट्स का एब्सेंस देखने को मिलता है क्या। और पर अगर आप जब विलियम कॉनग्रीव के वर्क्स देखते हैं या लव फॉर लव देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सब प्लॉट्स तो यहाँ पे भर भर के दिए हुए हैं। वे ऑफ द वर्ल्ड की बात करें या किसी की भी बात करें तो इसको आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर बोलते हैं अपर क्लास अफेक्टेशंस का सेटायर है और इन फेवर ऑफ सोशल ऑब्जर्वेशन। बट सबसे अच्छा पॉइंट है ऑप्शन बी, इंटरलेस्ड सक्सेशन ऑफ स्कीम्स, डिसेप्शंस, मिस्टेकन आइडेंटिटीज। बहुत मिस्टेकन आइडेंटिटीज का रेफरेंस भी आपको लव फॉर लव में देखने को मिलता है। ट्रिकरी, मिस्टेकन आइडेंटिटीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इस पूरे नैरेटिव में एक रिवर्सल भी आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी। कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ इतने में लिमिटेड थे कि कैरेक्टर्स आप करके जाओगे और आप थोड़ा सा डिटेल में वर्क नहीं पढ़ के गए तो बहुत टाइम टेकिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए हो गए, क्योंकि आप चूज ही नहीं कर पाओगे मैं क्या चूज करूं। फिर एक क्वेश्चन आ गया वर्जीनिया वुल्फ से। वुल्फ के कोई नॉवेल्स नहीं, उनके एक फेमस ऐसे पे मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। एंड इंटरेस्टिंगली इस ऐसे को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, और इस ऐसे के बारे में अगर आपको पता हो तो वो एक एडवर्डियन क्रिटिसिज्म, एडवर्डियन हम क्या बोलते हैं उसे, एडवर्डियन रियलिज्म को वो क्रिटिक करते हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स मॉडर्निस्ट मैनिफेस्टो पे वो बात करते हैं एंड दे फोकस ऑन द वेरी नेचर ऑफ द कैरेक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन से फिर आपको ये पॉइंटर्स यहाँ पे बताने थे कि भाई बताओ यहाँ पे हमारा क्या आंसर बनेगा। अब जैसे यहाँ टिक हुआ है ऑप्शन 1 कि she argues Edwardian novelists fail because they focus excessively on external descriptions and she advocates replacing plot with a stream of consciousness, या फिर they succeed in capturing psychological depth but they neglect of intricate plotting। तो मतलब अगर आपको पता होगा ना कि इस वर्क के अंदर क्या एक्चुअली में बात करी गई है तो ही आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे, वरना आप यहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे। फिर ऑप्शन सी में दे दिया कि अच्छा ये राइटर्स है बेनेट, वेल्स और गॉल्सवर्दी एंड दे इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट the interior reality of individuals. They urge writers to discard materialist methods and instead render the subtle life, जो ये फिक्शनल कैरेक्टर मिसेस ब्राउन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको पता हो वुल्फ ने फेमसली अटैक तो किया है आर्नोल्ड को, एच.जी. वेल्स को और आपके गैल्सवर्दी को। यहाँ पर ये बोलते हैं दैट एडवर्डियंस आर वेरी मटीरियलिस्ट इन नेचर। ये जो है आपके मटीरियलिस्ट राइटर्स हैं। तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं ऑप्शन जो सही आना चाहिए ना वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आना चाहिए, क्योंकि वुल्फ यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करा रहे हैं इनर रेल्म और इनर रियलिटी की अगर मैं बात करूं। और ये बोलते हैं कि जो आपके एडवर्डियंस हैं उनमें ये चीज़ नहीं है, मतलब दे फेल टू कैप्चर द वेरी सोल। तो हो सकता है ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें बहुत सोचना पड़ रहा है। कल को अगर ये पूरा पेपर मेरे पास भी और जो कि हम सॉल्व भी करेंगे सो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली थिंक। तो व्हाट आई फील कि एग्जाम का जो लेवल है वो डिफिकल्ट तो है। मतलब मुझे अगर एक एक क्वेश्चन पे इतना
रुक रुक के हर वर्क का डिटेलिंग्स याद करना पड़ेगा, तो मे बी आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट माई पेपर ऑन टाइम, पहला। एंड मेरा ब्रेन भी इतना एक्टिव नहीं रहेगा जब मुझे हर क्वेश्चन पे इतना सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, कैरेक्टर पता है किसी का तो मैच कर दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद आ रहा है पहले क्या पढ़ा था अब क्या पढ़ा था तो वो भी कर दिया। तो ये मेरा ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा मेरे साथ टाइम इन्वेस्ट करो और आप फिर एनालाइज करो कि पेपर का लेवल क्या था। अदरवाइज ना बोलना बहुत आसान होता है, यार ये मैं होता तो कर लेता, मैं होती तो कर लेती, and we just make so much fun, but this is not the moment to make fun। and अगर जब पेपर शिफ्ट्स आपको इस ड्रास्टिकली तरीके से देखने को मिले तो आई थिंक अब आपको तैयार हो जाना चाहिए कि हमें डेप्थ में वर्क्स पढ़ने पड़ेंगे, डेप्थ में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, नॉट इन अ वेरी सुपरफिशियल मैनर कि सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लिया, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने वाले क्वेश्चंस ये है नहीं। तो बस मुझे यही इन्फॉर्म करना था। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पेपर का आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, जहाँ पे हम थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट के साथ डेली बेसिस पे अगर 5 क्वेश्चंस भी कर ले तो भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट इफ़ यू आर अप फॉर इट लेट मी नो। इंग्लिश विंग्लिश के लिए आप इन्हीं सारे सेशंस के लिए आप इंग्लिश विंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द एपी वैकेंसी एंड अपडेट्स तो रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो जाके आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।